दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अपोलो 11 मिशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर को बताया जाता है। उस समय स्पेस में जाने की होड़ दोनों देशों के बीच साफ साफ दिखाई दे रही थी। 1957 में आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रशिया पहला देश बन चुका था और यह एक मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसका नाम स्पुतनिक रखा गया था। कुछ महीनों के बाद 1958 में अमेरिका भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, लेकिन ठीक 3 साल बाद यानी 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारियन स्पेस में पहुंचने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। इसके ठीक एक हफ्ते के बाद उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को 20 अप्रैल 1961 में एक लेटर लिखा और उसमें सोवियत से आगे निकलने के बारे में पूछा गया था। 25 मई 1961 में प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में प्रॉमिस किया था कि वह अमेरिका द्वारा ये दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेजकर सुरक्षित वापस लाया जाएगा। अमेरिका द्वारा 7 से 9 मिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग स्पेस प्रोग्राम में दे दी जाती है। कुछ ही महीनों के बाद टेस्टिंग शुरू कर दी जाती है और सबसे पहले रॉकेट्स और उसकी शील्ड को टेस्ट किया जाता है ताकि धरती से बाहर निकलने के बाद हीट से प्रोटेक्शन की जा सके। 1963 से लेकर 1967 के बीच कई सारे अनमैन्ड टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन फेब 1967 में अमेरिका द्वारा पहला मैन टेस्ट किया जाता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर स्पेस में भेजने का प्लान बनाया गया था। इस मिशन को अपोलो 1 मिशन का नाम दिया जाता है, लेकिन धरती पर टेस्टिंग के दौरान 27 जनवरी 1967 में कैबिन में आग लगने के कारण 3 एस्ट्रोनॉट्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन अमेरिका अपने किए गए वादे को पूरा करने के लिए दिन रात टेस्टिंग करता रहता है, जिसमें अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 मिशन शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सारे मिशन अनमैन्ड थे और अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दोबारा से इंसानों को स्पेस तक ले जाने वाला पहला सक्सेसफुल मिशन भी शामिल है। ठीक 2 महीने के बाद दिसंबर 1968 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को बैठाकर चांद के पास भेजा जाता है और इसके बाद ठीक 3 महीने के बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया गया था और मई 1969 में अपोलो 10 मिशन लॉन्च करके 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया था। रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, यहाँ तक कि मैन टेस्टिंग की प्रैक्टिस के बाद ही फाइनली 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स सवार थे, जिनमें पहला नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का है जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। दूसरा नाम माइकल कॉलिंस का है जो मॉड्यूल पायलट थे और तीसरा नाम एडविन बज ऑल्ड्रिन का है जो एक लूनर मॉड्यूल के पायलट थे। अपोलो 11 मिशन के स्पेसक्राफ्ट में 3 मेन पार्ट थे। पहला कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 को कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल कहा जाता है। प्लान किया गया था कि लूनर मॉड्यूल डी अटैच होने के बाद चांद पर लैंड करेगा और वापस CSM यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से अटैच करके एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाया जाएगा। आपको बता दें कि अपोलो 11 मिशन में सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था।
जिसमें 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को मिलाकर पूरे रॉकेट का वजन 30 लाख किलो बन जाता है। स्पेस में पहुंचकर अर्थ के ऑर्बिट का लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बाद मिशन कंट्रोल से स्पेसक्राफ्ट को ट्रांस लूनर इंजेक्शन की परमिशन दे दी जाती है, जिसमें अर्थ ऑर्बिट से निकलकर मून के ऑर्बिट की तरफ स्पेसक्राफ्ट को बढ़ा दिया गया था। इस सारी प्रक्रियाओं में केवल 5 घंटे का समय लगा था और 19 जुलाई 1969 को लगभग 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करवा दिया जाता है। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल में माइकल कॉलिंस बैठे थे, जिसको कोलंबिया निकनेम दिया गया था। स्पेसक्राफ्ट के दूसरे हिस्से में यानी लूनर मॉड्यूल को ईगल का नाम दिया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन प्लान के मुताबिक केवल लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करेगा और जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को चांद पर कदम रखने का मौका मिला था। लैंडिंग साइट पर बड़े बड़े पत्थर होने के कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और एक्चुअल साइट से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित जगह पर लैंडिंग का प्लान बनाया जाता है। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल 5% होने के कारण लैंडिंग डिसीजन में थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं और लैंडिंग से लगभग 30 सेकंड पहले ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा धरती पर रेडियो मैसेज भेजा जाता है कि ईगल की सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है। 650 मिलियन लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को चांद पर अपना पहला कदम रखते हुए लाइव देखा था और लगभग 2.5 घंटे तक एस्ट्रोनॉट्स द्वारा चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करके कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को भी सेटअप किया जाता है, जिसमें एक टेलीविजन कैमरा भी शामिल है जो धरती पर सिग्नल भेजने का काम करेगा। 23 किलोग्राम पत्थर और मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करके अमेरिका के झंडे के साथ साथ एक प्लेट को भी वहां रख दिया जाता है, जिसमें लिखा था, "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind." करीब 11 घंटे तक स्पेस में रहने के बाद लूनर मॉड्यूल को वापस CSM से अटैच होना था, लेकिन लैंडिंग के समय इंजन का स्विच टूट गया था, जिससे दोनों एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह से अनजान थे। बज ऑल्ड्रिन अपने बॉल पॉइंट पेन की मदद से इंजन को वापस चालू करके और स्पेसक्राफ्ट को मून ऑर्बिट से अर्थ ऑर्बिट की ओर मोड़ देते हैं। नासा के प्लान के मुताबिक सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टर्स लगाए गए थे, जो वापसी के समय कमांड मॉड्यूल से डेब्रिस को टकराने से बचाएंगे और यदि एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं तो US प्रेसिडेंट द्वारा एक ऑल्टरनेट स्पीच को भी तैयार किया गया था। कमांड मॉड्यूल सेफली धरती के एटमॉस्फेयर की मदद से नीचे आ जाता है और एस्ट्रोनॉट्स पैराशूट की मदद से समुद्र में लैंड कर जाते हैं। अपने मिशन के दौरान आने वाली दिक्कतों का सामना करके एस्ट्रोनॉट्स ने इतिहास रच दिया था और इसी के साथ अमेरिका द्वारा किए गए वादे को भी पूरा कर लिया जाता है। अमेरिका ने स्पेस रेस में जीत हासिल कर ली थी। तो दोस्तों, ये थी अपोलो 11 मिशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।